हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को डोमिनेटिंग रियल ऑफ द कल्टीवेशन की स्टोरी समझ में नहीं आ रही है, जिस कारण से कि मेरे को व्यू भी नहीं मिल रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों मैं एक न्यू मांगा स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है माई वाइफ इज अ हेवनली बिग शॉट। और स्टोरी दोस्तों बहुत ही बिंदास है, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसके फर्स्ट एपिसोड में सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा स्टोरी के बारे में। ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं आगे। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक विलेज दिखाया जाता है जहाँ पर दोस्तों बहुत भयानक आग लगी हुई थी। वो पूरा गांव बुरी तरह उस आग में जल रहा था। वहीं पे कुछ दूरी पे डिमोनिक वुल्फ खड़े हुए थे जो कि उस गांव को देखकर बहुत सारा हंस रहे थे। इससे हमको पता चली जाता है कि ये सारा कांड इन्हीं सब वुल्फ ने किया होगा। वो वुल्फ सामने की तरफ किसी को देखकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड में आगे की तरफ बढ़ रहे थे। जिसके ऊपर वो अटैक कर रहे थे वो एक लेडी थी। वो लेडी कोई ऑर्डिनरी नहीं थी, वो एक कल्टीवेटर थी जो वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करती है। तो वहाँ पर जितने भी वुल्फ उसके ऊपर अटैक करने वाले थे वो सारे के सारे लुढ़कते हुए पीछे की तरफ जाके गिरते हैं। और पीछे गिरने के साथ में वो सारे वुल्फ वहाँ पर मर चुके थे। वहीं पर एक लड़का बैठा हुआ उनके ऐसे हाल को देखकर बहुत सारा घबरा गया था। वो लेडी हवा से नीचे की तरफ उतरती है। उस गांव की तरफ जब आगे बढ़ रही थी वो लड़का उस लेडी को देखकर घबराते हुए कहता है, अरे ये तो तुम हो। वो लेडी गांव के ऐसे जलने वाले सीन को देखकर मैंने कभी नहीं सोचा था इस तरह का एक ऑर्डिनरी गांव डीमन वुल्फ्स के हमले का शिकार हो जाएगा। वहीं पर सामने एक लड़का बेहोश पड़ा हुआ था। दूसरा लड़का उस लेडी से कहता है, प्लीज उस इमॉर्टल को बचा लीजिए। उस लड़के की बात सुनते हुए वो लेडी वहाँ पर सामने पहुंचकर जब उसकी तरफ देखती है वो लड़का अचानक से अपनी आंख खोलकर उस लड़की को देखने के बाद में बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए बैठ गया था और चिल्ला के कहता है, मैं मरा नहीं हूँ, लेकिन मैं कहाँ पर हूँ। और इस बात को बोलते हुए उसके वहाँ पर पसीने छूट रहे थे। वो लेडी वहाँ पर उस लड़के को घूर कर देख रही थी। तो वो लड़का उस लेडी से कहता है, हान यान क्या ये तुम हो। और अगले ही पल दोस्तों वो लड़का तुरंत उस लेडी का हाथ पकड़ के बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, हान यान तुम यहाँ क्यों हो, क्या तुम मुझे बचाने आई हो। उस लड़के की ऐसी हरकत को देखकर वो लेडी वहाँ पर शॉक्ड होते हुए कहती है, तुम मेरे नाम को कैसे जानते हो और प्लीज मेरे हाथ को छोड़ दो, मैं तो तुमको जानती भी नहीं हूँ। वो वहाँ पर उसको समझा ही रही थी लेकिन वो बैलेट लौंडा तुरंत उसको वहाँ पर गले लगाते हुए कहता है, हान यान मैं जानता हूँ कि तुम पागल हो, लेकिन मेरा इरादा तुम्हें छोड़कर दूसरों पर सुसाइडल अटैक करने का नहीं था। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैं अब और तुम्हारे साथ में शरारत नहीं करूंगा, हम साथ में एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे। इस बात को बोलते हुए वो लड़का वहाँ पे उसको बहुत प्यार से हक कर रहा था कि उसको बहुत सुकून का एहसास हो रहा है। लेकिन उस लड़के के ऐसी हरकत के कारण जो हानियान थी वहाँ पर गुस्से के कारण उसकी बॉडी में से एनर्जी फ्लेम निकल रही थी, जिसको देखकर वो लंडा शॉक्ड होते हुए कहता है, अरे तुम इतना कांप क्यों रही हो। लेकिन बस अब बहुत ज्यादा हो चुका था। हानियान वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए उसको झटका देकर दूर कर देती है। लेकिन उसके स्पिरिचुअल पावर के कारण जो वो लौंडा था वहाँ हवा में उड़ता हुआ जब पीछे की तरफ जा रहा था तो चिल्ला के कहता है, लियू हानियान तुम अपने पति को जान से मारने की कोशिश कर रही हो। और इस बात को बोलते हुए वो एक पीछे चट्टान में जाकर धड़ाम से लड़ गया था। उसकी ऐसे हाल को देखकर एक आदमी चिल्ला के कहता है, लिटिल फैंग आप कैसे हैं, क्या आप ठीक हैं। और वो लड़का तुरंत भागकर उसके पास आ गया था। वो उस लड़के की तरफ देखकर घबराते हुए कहता है, जियाओ ही फैंग तुम मुझसे बात करो, जल्दी करो और इस लेडी से जाकर माफी मांगो। लेकिन एक अटैक के कारण फैंग के हाल तो वहाँ पर खराब हो चुके थे। दूसरी तरफ वो लड़का हानून के पास जाकर उसको ग्रीट करके उससे माफी मांगते हुए कहता है, प्लीज लेडी उसे आप माफ कर दीजिए। लिटिल फैंग सिर्फ इसलिए शरारत कर रहा है क्योंकि जियाओ विलेज पूरी तरह से तबाह हो गया। उस सदमे के कारण वो बकवास कर रहा है। वो लेडी वहाँ पर उससे कहती है, ये तो अजीब बात है, लेकिन वो यहाँ क्यों है। फैंग वहाँ पर उनको ऐसा करते हुए देखकर धीरे धीरे बेहोश होने लगा था। बेहोश होते हुए फैंग हमें पिछली स्टोरी बताता है, जियाओ विलेज क्या ये बहुत साल पहले तबाह नहीं हो गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपने पास में वापस चला गया हूँ। साथ ही हमको फैंग दिखाई देता है जिसको हानियन बहुत ज्यादा प्यार से देखते हुए कहती है, मेरे पति प्लीज तुम मुझसे वादा करो कि तुम सेफली वापस आओगे। और इस बात को बोलते हुए हानियन फैंग के पास जाकर पीछे से उसको हक कर लेती है। हानियन को इस तरह से परवाह करते और रोते हुए देखकर फैंग वहाँ पर उसको समझाता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें पीछे नहीं छोड़ूंगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके एक बैटल फील्ड पे आ गया था जहाँ पर फैंग बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। वो वहाँ पर अपनी तलवार के सहारे बड़ी मुश्किल से टिका हुआ था। कोई वहाँ पर फैंग से कहता है, ग्रेट 7 डिमोनिक प्रिंस को मार डाला और आज भी ऐसा होगा। फैंग वहाँ पे बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए कहता है, मैं किसी और के कंट्रोल में नहीं रहूंगा। सामने की तरफ देखकर फैंग क्रिपी स्माइल देता है। फैंग वहाँ पे उस इंसान की तरफ भागते हुए अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो हम दोनों आज यहीं पर मरेंगे। उसके ऐसा करने के कारण वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया था। इसी के साथ हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमको एक बहुत बड़ा मेंशन
फॉर्मेशन दिखाते हैं जो कि बादलों से घिरा हुआ था। अब प्रेजेंट टाइम का फैंग वहाँ पे अचानक से आंख खोलते हुए चिल्ला के कहता है हान यान। और जब वो अपनी आंखें खोलता है इधर उधर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। वो अपने हाथों को चेक करते हुए कहता है ये कोई सपना नहीं है और मैं मरा नहीं हूँ। तभी वहाँ पर फैंग से कोई कहता है आखिरकार तुम जाग गए। वो दोस्तों एक खूबसूरत लड़की थी जो फैंग की तरफ देखते हुए कहती है चलो ठीक है तुम मेरे साथ आओ, पैलेस मास्टर तुमसे मिलना चाहेगी। फैंग वहाँ पे अपनी चप्पल को पहनते हुए कहता है लेडी क्या मैं जान सकता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो लेडी फैंग को अपने साथ में ले जाते हुए कहती है वेन तियान सेट तक ले जाने वाले उड़ने के जहाज की ओर, जल्दी आओ पैलेस मास्टर इंतजार कर रही है। फैंग वहाँ पर उस लेडी की बात सुनकर आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है हाँ ठीक है। लेकिन जब वो आगे की तरफ बढ़ता है तो वहाँ पर दोस्तों सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां थीं, जिसको देखते हुए फैंग हैरान होकर मन में कहता है हाँ ये सच है, मैं सचमुच पास्ट में वापस आ गया। ये तब की बात है जब लियू हान ने मुझे बचाया था और फिर बाद में वो मेरी पत्नी बन गई, लेकिन इस समय वो मुझे नहीं जानती। इस बात को सोचते हुए वो एक गेट को पार करके आगे आता है। तभी वहाँ पर कोई चिल्ला के कहता है अरे तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया। उस आवाज को सुन के फैंग बहुत जरा घबरा गया था। जब वो इधर उधर देखता है तो वहाँ पर कोई कहता है तुम्हारा नाम जियाओ यू फैंग है ना। और दोस्तों हमको पता चलता है ये अपने फैंग की होने वाली वाइफ हान यान है जो इस समय वाइट तियान सेट की, जिसका पूरा नाम लेडी गुआन हान है और वो इस समय महायाना रिल्म में है। दोस्तों प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, कोल्ड के कारण मेरा गला पूरी तरह से साथ नहीं दे रहा है। फैन उस लेडी को देखता है तो उसको याद आता है ये कोल्ड मून सेट की फेरी है जो बर्फ की तरह ठंडी और घमंडी है, प्योर और फ्लॉलेस। वो कल्टीवेशन की दुनिया में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली फीमेल कल्टीवेटर है। अनगिनत आदमी पहली नजर में ही उसके प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन जैसा कि दोस्तों उसने बताया ये एकदम कोल्ड हार्ट और घमंडी औरत है, वो किसी पर भी ध्यान नहीं देती। फैंग हमें आगे बताता है लेकिन इतने सालों में यहाँ तक कि उसका असली नाम भी बहुतों को पता ही नहीं। जिस लड़के ने वहाँ पर हान यान को प्रपोज करने की कोशिश करी थी उसके इस बिहेव के कारण हान यान ने उसको बर्फ में जमा दिया था। फैन हमें आगे बताता है लेकिन आज के दिन और इसी के साथ हमारा सीन प्रेजेंट में आ गया था जहाँ पर हान यान अपने हीरो से पूछती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। और दोस्तों सचमुच हान यान का फिगर तो एक नंबर का है। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको हीरोइन कैसी लगी। फैन वहाँ पे हान यान की बात सुनकर थोड़ा घबराते हुए कहता है हान यान मुझे पता है कि इस बात पर तुम विश्वास नहीं करोगी, लेकिन तुमको मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं फ्यूचर से वापस आया हूँ और मैं तुम्हारा नाम इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। फैन की इस बात को सुन के हान यान वहाँ पे खिसियाते हुए कहती है मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी, मुझे सच बताओ। फैंग वहाँ पे खिसियाते हुए मन में कहता है धत तेरे की, ये देखो मैं फिर मरने जा रहा हूँ। जब वो गुस्सा होती है तो हमेशा ऐसा करती है। फैन वहाँ पे बहुत जरा घबरा चुका था, साथ ही अपने आप को संभालते हुए कहता है मेरी पत्नी मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ और मैं तुमको सही बताऊँ तो तुम्हारा फेवरेट फ्रूट केला है, तुम्हें केले बहुत पसंद है। फैन की इस बात को सुन के हान यान और ज्यादा खिसिया चुकी थी। फैन वहाँ पे उसको आगे बताता है तुमको सांपों से सबसे ज्यादा डर लगता है, जब तुम मॉर्टल थी तो तुमको एक कुत्ते ने भी काटा था। साथ ही तुम्हारा निक नेम यान यान है, ये एक ज्योतिषी द्वारा रखा गया था जिसे आपके पिता ने काम पर रखा था। फैंग की इस बात को सुन के तो हान यान का गुस्सा इतना ज्यादा हाई हो चुका था कि उसने अपने सिंहासन को हल्का सा तोड़ देती है। साथ ही वहाँ पर खड़ी होकर खूब कस के चिल्लाते हुए कहती है तुम बदतमीज चुप हो जाओ। हान यान ने वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए फैन का गले को पकड़ के वहाँ दबाना स्टार्ट कर दिया था। फैन का दम घुटना स्टार्ट हो गया था जिस कारण से उसको वहाँ पर खांसी आ रही थी। हान यान आगे बढ़ते हुए कहती है तुमने मेरी इतनी गहराई से जांच की है, तुम जरूरी डीमन सेट के भेजे गए जासूस हो, मुझे बताओ तुम्हें किसने भेजा है। इस बात को बोलते हुए हान यान ने वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल प्रेशर को और बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। फैन का गला जकड़ने के कारण फैन बड़ी मुश्किल से कांपते हुए कहता है मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे अंदर जन्म से ही कोल्ड आइज वेन्स हैं और तुम आइज हार्ट टेक्निक की प्रैक्टिस करती हो, ना कि हेवन के 9 स्क्रोल का जो हेवन सेक्ट ने तुम्हें सिखाया है। फैन के इस बात को सुन के हान यान वहाँ पर शॉक्ड होते हुए मन में कहती है मेरी मेन कल्टीवेशन टेक्निक केवल मेरी मास्टर और मैं ही उसके बारे में जानते हैं। आखिर इस चीज की जानकारी कैसे लीक हुई, क्या इसके पीछे मेरी मास्टर हो सकती है। हान यान इस चीज को सोचते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए वो गुस्सा के कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह के सीक्रेट को भी ढूंढ पाओगे। अब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि मुझे पहले तुम्हें मारना होगा और फिर तुम्हारे दिमाग में से जानकारी ढूंढनी होगी। इस बात को कहते हुए हान यान ने वहाँ पर अपनी फिंगर में कुछ पावर को जनरेट कर लिया था जो कि सीधे फैंग की तरफ पॉइंट आउट कर लिया था, जिसको देखते हुए फैंग वहाँ पर घबराते हुए कहता है अरे हाँ मुझे याद आया, तुम्हारी जांघ के अंदरूनी हिस्से में आंसू की तरह दिखने वाला लाल रंग का निशान है।
फैंग की इस बात को सुनकर हान यान वहाँ पे तुरंत अपने हाथ को रोक लेती है, लेकिन उतनी देर में दोस्तों फैंग की बुरी तरह फट गई थी, जैसे कि उसके चेहरे को देख सकते हैं आप। और अगले ही पल हान यान ने फैंग को उठाकर धड़ाम से पीछे फेंक दिया था। फैंग वहाँ पर गहरी सांस भरते हुए कहता है, ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि ये भी कोई ऐसी जानकारी हो जिसे कोई जासूस देख सके। मैंने सही कहा ना? फैंग वहाँ पर घबराते हुए जैसे अपनी आंख खोल के सामने देखता है तो दूसरे साइड में हान यान अपनी जांघों में हाथ रखकर ब्लश करते हुए बहुत जरा गुस्सा के कहती है, तुम और क्या जानते हो मेरे बारे में? फैंग की इस बात को सुनकर हान यान वहाँ पे पानी पानी हो चुकी थी। फैन वहाँ पे अपने आप को संभालते हुए अपने कपड़े झाड़ के खड़ा होके कहता है, मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे राइट साइड सीने पर आइज लोटस का एक निशान है। ये तुम्हारे द्वारा प्रैक्टिस किए जाने वाले आइज हार्ट टेक्निक के कारण बना है। ये टेक्निक आपको आपके मास्टर ने सिखाई है। ये सच में एक फर्नेस टेक्निक है। और हाँ, अगर तुम इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते समय अपनी वर्जिनिटी खो देती हो तो तुम्हारी सारी पावर दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो जाएगी। फैन की इस बात को सुनकर हान यून के वहाँ पे पसीने छूट रहे थे और साथ ही वहाँ पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा रही थी। और अगले ही पल फैन बड़ी रंगबाजी में हान उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए उसे बताता है, सौभाग्य से बाद में तुमको अपने मास्टर की साजिश का पता चल गया और तुमने उसे सीक्रेटली मार डाला और इस हत्या को दुर्घटना का नाम देकर छिपा दिया और सभी को बेवकूफ बना दिया। फैन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, हान धीरे धीरे करके पीछे की तरफ जा रही थी और तभी अचानक से फैन सीढ़ी के ऊपर जंप लगा के आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, इस तरह तुम आइस पैलेस में प्रेजेंट टाइम की मास्टर बन गई, कोल्ड मून फेरी, और साथ ही तुम मेरी बीवी लियू हान यान भी हो। फैंग की ये सारी बातें जानने के बाद तो हान यान को बहुत बड़ा झटका से लग गया था। वो सदमे के कारण वहीं जमीन पर धड़ाम से बैठ गई थी। उसकी आंखें वहाँ पर फटी की फटी रह जाती हैं। उसको इतना बड़ा सदमा लगा था, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। फैंग की बात समझने के बाद हान यान के वहाँ पे पसीने छूट रहे थे, लेकिन वो सब चीज को समझते हुए कुछ कह ही नहीं पा रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से गहरी आंखें भरते हुए कहती है, ये सारी वो बातें हैं जब तक कि मैं इन्हें खुद ना बताऊं कोई भी इसके बारे में नहीं पता कर सकता। हान यान बेचारी अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। फैंग उसके सामने आकर बड़े एटीट्यूड में कहता है, हाँ ये सब तुमने मुझे खुद बताया था, लेकिन अभी नहीं, फ्यूचर में। हान यान वहाँ पे घबराते हुए कहती है, फ्यूचर में? फ्यूचर का मैं मतलब हमारे साथ में क्या हुआ? फैंग वहाँ पर गहरी सांस छोड़ते हुए बताता है, फ्यूचर में एक बहुत भयानक समय आएगा जो पिछले 1000 सालों में कभी किसी ने नहीं देखा। अभी से 50 साल बाद धर्मी लोग और दुष्ट लोग के बीच एक नई वॉर की शुरुआत हो रही है और डिवाइन लैंड फ्लेम की लपटों में घिर जाएगी। उस टाइम हेवनली सेट के 4 पैलेस तबाह हो जाते हैं। रेड स्काई सेट विश्वासघात करता है और डीमन सेट में शामिल हो जाता है। लुओ बुक सेट केवल नाम का रह जाता है। टेम्पल की तरफ जाने वाले रास्ते में 2 डिवाइन मॉन्क्स का निधन हो जाता है और मुझे हेवनली सेट के एक गद्दार के रूप में फंसाया गया था और एक ग्रेट हत्यारे के नाम से दुनिया से भाग गया था। लेकिन भाग्य के उस मोड़ में मैं आपसे मिला। उसके बाद हमने साथ साथ रिटायर होने का फैसला किया और इस दुनिया के मामलों की परवाह नहीं की, लेकिन हमें अपने दरवाजे पर दुश्मन का सामना करना पड़ा। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके पास्ट की तरफ चला गया था, जहाँ पर दोस्तों फैंग एक जगह पर फाइट कर रहा था और अचानक से कोई चिल्ला के कहता है, जियाओ ये फैंग बाहर निकल के आ। जब फैंग उस तरफ देखता है तो वहाँ पर एक बहुत भयानक धमाका होता है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके प्रेजेंट में आ गया था। हान यान के हाथ को पकड़ के उसको समझाते हुए कहता है, उसके बाद मैं दुश्मनों के साथ मर गया। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं उस समय पर वापस पहुंच गया था जब आपने मुझे बचाया था। इस बात को बताते हुए फैंग हान यान के हाथों को वहाँ पर प्यार करने लगा था, जिस चीज को देखते हुए हान यान वहाँ पर घबराते हुए ब्लश कर रही थी। फैंग उसकी तरफ क्लोज आगे बढ़ते हुए कहता है, हान यान आखिरकार हमारी फिर से मुलाकात हो गई। इस बात को बोलते हुए फैंग हान यान का हाथ लेकर अपने बालों पर सहलाते हुए कहता है, तो मुझे बताओ ये बहुत बढ़िया है ना? फैंग के इस सारी हरकतों के कारण हान यान कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। आखिर वो उससे कहे तो कहे क्या। वो वहाँ पर ब्लश भी कर रही थी और साथ में घबरा भी रही थी। जब फैंग हान यान को फ्यूचर का सब कुछ वहाँ पे बता रहा था, तभी बाहर से 2 लड़कियाँ आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती हैं, हम लगभग सेक्ट मास्टर के कमरे तक पहुँच चुके हैं, वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? दूसरी लड़की वहाँ पर शॉक्ड होते हुए कहती है, मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है कि सेक्ट मास्टर का उससे क्या काम है? ब्लैक हेयर लड़की वहाँ पे घबराते हुए कहती है, शायद ये सिर्फ कुछ सवाल है, हमें इन सब चीजों के बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। वो लड़कियां लगभग सेक्ट मास्टर के
रूम के पास पहुंच गई थी। काले बालों वाली लड़की दूसरी लड़की से कहती है, ऐसा नहीं है कि तुम हमारे सेक्ट मास्टर का आदमियों को देखने के एटीट्यूड के बारे में नहीं जानती हो। दूसरी लड़की उसकी बात सुन के कहती है, हाँ वो लड़का भी एक मॉडल है। जब वो लोग बात कर रहे थे, दूसरे साइड में हमें अपने हीरो को दिखाते हैं। फैंग वहाँ पर कुछ पेपर्स के ऊपर ब्रश से लिख रहा था। उस पेपर की तरफ घूर के देखते हुए हानियान कहती है, क्या ये वही इम्प्रूव की हुई टेक्निक है जिसके बारे में तुमने बताया था? फैंग वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, हाँ ये वही इम्प्रूव किए गए हार्ट मंत्र है जिसको सही करने में हमें 3 साल बीते। हानियान वहाँ पर झुककर उस मंत्र को देखते हुए कहती है, पाथ ऑफ वेन्स का अधिकांश भाग केवल उन लोगों के पास होता है जिनकी वेन्स फ्रीज हो जाती हैं। ये ऐसी चीजें नहीं है जिसकी प्रैक्टिस कोई ऑर्डिनरी इंसान कर सके। हानियान इस तरह से झुककर देख रही थी। फैंग को वहाँ पर उसके बड़े बड़े अरमान दिख रहे थे, जिस कारण से फैंग वहाँ पर झिझकते हुए कहता है, हाँ मेरी बीबी तुम बहुत होशियार हो, ये टेक्निक स्पेशली सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई गई है। हानियान को जब महसूस होता है कि फैंग वहाँ पर उसके बड़े बड़े अरमानों के ऊपर निगाह रखे हुए है, तो वो भी वहाँ पर ब्लश करते हुए बहुत ज्यादा खिसिया रही थी। तभी फैंग उसको आगे बताता है, ये न केवल बहुत ज्यादा पावरफुल है बल्कि ये एक डुअल कल्टीवेशन टेक्निक भी नहीं रह गई है। इसके साथ ही मियाँ बीबी के रूप में हमारी जिंदगी तुम्हारी कल्टीवेशन को दिक्कत भी नहीं होने देगी। फैंग की बात सुनकर हानियान वहाँ पर गुस्से में कांप रही थी और साथ ही ब्लश भी कर रही थी। फिर वहाँ पर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो और तुम्हारी बीवी कौन है? भले ही तुम फ्यूचर से हो, कौन कह सकता है कि मैं हान लियू यान वही इंसान रहूंगी जो मैं हूँ। फैंग को उसकी इस बात का कोई मतलब समझ में नहीं आता। तभी हानियान वहाँ पे नखरे दिखाते हुए कहती है, हाँ ऐसा हो सकता है, मैं किसी दूसरी दुनिया से आई हूँ, हम दोनों एक इंसान नहीं है। हानियान के नखरे को देखते हुए फैंग अपने मन में कहता है, ये दूसरी दुनिया की बात को लेकर कहाँ से आ गई है? इसके पास तो सचमुच बहुत बड़ा दिमाग बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। फिर वहाँ पे वो अपने ब्रश को नीचे रखते हुए कहता है, तुम्हारी बात भी सही है, शायद तुम मेरी बीवी नहीं हो। फैंग की बात सुनने के बाद हानियान वहाँ पे एकदम से हैरान हो गई थी। शॉक्ड होते हुए कहती है, ये क्या बोल रहे हो? ओ भैया धोखा। फैंग भी वहाँ पर हानियान को तंग करते हुए कहता है, मैंने ये इम्प्रूव करी हुई टेक्निक सिर्फ अपनी बीबी के लिए तैयार की है, मैं इसे दूसरों को नहीं दे सकता हूँ। फैंग की बात सुनकर हानियान वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी। साथ ही वहाँ पर उसके ऊपर चिड़चिड़ाते हुए कहती है, तुम सचमुच बहुत बदतमीज हो। फैंग उसको इस तरह से पिनपिनाते हुए देखकर जोर जोर से हंसते हुए कहता है, क्या बात है मिस लियू, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मेरी बीवी से मेरे प्यार की निशानी जबरदस्ती छीनना चाहती हो? हानियान गुस्से में पिनपिना के वहाँ से जाते हुए कहती है, तुम बदतमीज, वैसे भी तुम्हारी इस टेक्निक को कौन चाहता है? मैं खुद ही इसका कोई सोल्यूशन निकाल लूंगी। अपनी बीवी को इस तरह से रूठ के जाते हुए देखकर फैंग वहाँ पे उस इम्प्रूव टेक्निक को उसके आगे करते हुए कहता है, माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ओफो, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। फैंग की इस बात को सुनकर हानियान वहाँ पे रुक के उसकी तरफ देख रही थी। हानियान को रुकते हुए देखकर फैंग बड़ी रंगबाजी से कहता है, मैं तुम्हें इस टेक्निक को सिखाऊंगा, आज और अभी से तुम मुझे अपना डायरेक्ट डिसाइपल बना लो, ये कैसा रहेगा? फैंग की बात सुनकर हानियान वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? फेजू कोर्ट में सभी लड़कियां हैं, मैं तुमको कैसे एंटर दे सकती हूँ? फैंग वहाँ पर उसकी तरफ कोल्ड निगाहों से देखते हुए कहता है, तो फिर आगे बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारी बात को। पैलेस मास्टर को मैं और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। इस बात को बोलते हुए फैंग वहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मैं अब यहाँ से चला जाऊंगा और आगे से हमारा एक दूसरे के साथ में कोई संबंध नहीं रहेगा। फैंग की इस बात को सुनकर हानियान वहाँ पे घबरा रही थी, उसके पसीने छूट गए थे। साथ ही वो उस इम्प्रूव की हुई टेक्निक के कारण खिसियाते हुए अपने होठों को काट के कहती है, अच्छा ठीक है, रुक जाओ तुम। फैंग तो दोस्तों वैसे भी हानियान के बारे में जानता ही है कि उसका नेचर क्या है। हानियान की बात को सुनकर फैंग पीछे की तरफ देखते हुए एक क्रीपी स्माइल दे रहा था। मुझे तो पता था तुम ऐसे ही मानोगी। हानियान वहाँ पर आगे कहती है, मैं तुम्हें अपने कोर्ट में एंटर दे सकती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो न्याय के रास्ते के अगेंस्ट हो। अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुमको माफ नहीं करूंगी। ठीक है, तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं? और सबसे जरूरी बात, तुम हमारे रिश्ते के बारे में दूसरों को नहीं बता सकते। इस बात को बोलते हुए वो वहाँ पर ब्लश कर रही थी। फैंग वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होते हुए थम्स अप करके कहता है, हाँ ठीक है, डील पक्की होती है। लेकिन दूसरी तरफ हानियान वहाँ पे खिड़खिड़ाते हुए कहती है, तो अब तुमको क्या करना चाहिए? फैंग तुरंत उसकी बात को नहीं समझ पाता, लेकिन फिर अचानक से वो वहाँ पर उस ब्रश को उठाकर उस इम्प्रूव की हुई टेक्निक को लिखते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए उस टेक्निक को लिखूंगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट के कुछ लोगों को दिखाते हैं जो हानियान के सेट को देखने के बाद बहुत सारा खुश होते हुए कहते हैं, वाओ ये कितना बढ़िया है, क्या ये वही जगह नहीं है जहाँ कल्टीवेशन करते हैं? जब वो लोग बातचीत कर रहे थे तभी हानियान अपने
पैलेस से बाहर निकलते हुए कहती है, ये हमारा वेंतियान सेक्ट है। सेक्ट मास्टर की आवाज सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखते हैं तो हानियान वहाँ पर उनको आगे बताती है, जो लोग डिसाइपल के लिए चुने जाते हैं वे हमारे सेक्ट के लिए सुटेबल इंसान है। सेक्ट में शामिल होने से पहले तुम सभी को अपनी स्पिरिचुअल रूट्स के टैलेंट को कंफर्म करने के लिए स्पिरिचुअल टेस्ट में भाग लेना होगा। सेक्ट लीडर की बात सुनकर कुछ लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, ये तो उस मौके पर निर्भर करेगा कि तुम इसके बाद किस पैलेस में एंटर करोगे। उन लोगों के बीच में फैंग का वही दोस्त भी खड़ा था जिसने फर्स्ट एपिसोड में हानियान को रोका था उसको मारने से। वो वहाँ पर शॉक्ड होते हुए कहता है, लिटिल फैंग तुम कहाँ चले गए? फैंग अचानक से उसके पीछे आकर कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, यो तुम क्या देख रहे हो दोस्त? उसके ऐसा करने के कारण वो लौंडा वहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाता है, जिस कारण से वो फैंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें पूरे रास्ते भर नहीं देख पाया हूँ। फैंग वहाँ पे बहाना बनाते हुए कहता है, ओफो मैं बस उस लड़की से माफी मांग रहा था। तभी उसका दोस्त उसको समझाते हुए कहता है, लिटिल फैंग मैंने आसपास के लोगों से पता लगाया है, हम दोनों के बीच में शामिल होने के अलावा यहाँ पे आए दूसरे मॉर्टल लोग कल्टीवेशन करने वाले डिसाइपल हैं। उन लोगों में कल्टीवेशन का बहुत हाई टैलेंट है। अगर हमारी स्पिरिचुअल रूट्स अच्छी नहीं है तो हो सकता है हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। अपने दोस्त को इतना घबराते हुए देखकर फैंग उसके कांधे पे हाथ रख के समझाते हुए कहता है, अबे यार तुम चिंता मत करो, टैलेंट के अलावा भी अंदर जाने के लिए बहुत चीजों की जरूरत होती है, हो सकता है कि आपका लक आपके काम आ जाए। उसका दोस्त भी वहाँ पर मोटिवेट होते हुए कहता है, हाँ ये बात तुम्हारी सही है, मैं अपनी सबसे बेस्ट कोशिश करूंगा। अपने दोस्त को खुश देखकर फैंग भी वहाँ पर हंसते हुए कहता है, हाँ पक्के तौर से तुम्हारे पास भी एक मौका होगा छोटे बच्चे। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उसके दोस्त को दिखाते हैं जो एक स्पिरिचुअल स्टोन के ऊपर अपना हाथ रखते हुए अपने मन में कह रहा था, किसने सोचा था कि तुम इस बैच में सबसे ज्यादा हाई टैलेंट वाले डिसाइपल हो, मुझसे कहीं ज्यादा तुम्हारे अंदर टैलेंट है, लेकिन इस बार मैंने पहले से तैयारी की थी। इस बात को सोचते हुए फैंग अपने दोस्त का हाथ पकड़ के आगे की तरफ खींच के ले जाते हुए कहता है, चलो चलते हैं, हम भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को नापेंगे। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके वेंतियान सेट के कंपटीशन की जगह दिखाते हैं जहाँ पर फैंग का दोस्त उस जगह पर आगे बढ़ते हुए कहता है, हे लिटिल फैंग देखो हर जगह कितने ढेर कल्टीवेटर्स हैं, अरे वहाँ पर खाली सीट क्यों है? फैंग वहाँ पर उसको बताता है, ये पैलेस मास्टर के लिए सीटें हैं, वहाँ देखो। और दोस्तों अचानक से उन सीटों के ऊपर वहाँ पे लाइट चमकना स्टार्ट हो गई थी, जिसको देखने के बाद तो लोग वहाँ पर भाग के आगे की तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी वहाँ पर कोई कहता है, आपका स्वागत है सेक्ट मास्टर पैलेस मास्टर। फैंग का दोस्त और सारे लोग वहाँ पर उनके आगे ग्रीट करते हुए फैंग से कहता है, लिटिल फैंग जल्दी करो, तुरंत रिस्पेक्ट देने के लिए बो करो उनको। अपने दोस्त की बात सुनकर फैंग मजबूरी में अपनी ही बीवी के आगे रिस्पेक्ट में झुकता है। दूसरे साइड में हमें हानियान को दिखाते हैं जो कि अपने सिंहासन के ऊपर बड़े मजे से अदाओं के साथ बैठी हुई थी। उसका नेचर एकदम कोल्ड हार्ट है, वो किसी को भी भाव नहीं देती है। तभी वहाँ पर वेंतियान सेक्ट मास्टर जिनका नाम गुआन लिंग है वो सभी लोगों से कहते हैं, आप सभी उठ जाओ, वेंतियान सेक्ट में तुम सभी का स्वागत है, मैं गुआन लिंग हूँ, इस सेट का सेक्ट मास्टर। तुम सभी यहाँ अपनी अपनी जगहों में बहुत सम्मानित लोग हो और हमारे सेक्ट में एंटर करने के लेवल की जरूरत को पूरा करते हैं, लेकिन इससे पहले कि तुम हमारे सेक्ट में एंटर कर सको तुम सभी को स्पिरिचुअल रूट्स के टेस्ट को पार करना होगा, तभी हम देख सकेंगे कि किसे चुनना है। क्या तुम लोगों को बात समझ में आ गई? सेक्ट मास्टर की बात को समझते हुए सभी लोग हाँ में जवाब देते हैं, लेकिन अपना हीरो फैंग अपने दोस्त को समझाते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम अंदर जाने के लिए तैयार हो। उसके दोस्त को फैंग की बात समझ नहीं आती कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। और तभी अचानक से स्टेज में बहुत सारा लाइट चमकना स्टार्ट हो गई थी। वहाँ पर कोई चिल्ला के कहता है, तुम सभी का टेस्ट अब शुरू होता है। ये चीज जो तुम्हारे सामने है ये तुम्हारे सोल को मापने का इक्विपमेंट है, जिसका इस्तेमाल आपके स्पिरिचुअल रूट्स की एबिलिटीज का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। इसमें तुम्हारे पास 4 लेवल हैं, A, B, C और D। जब मैं तुम्हारा नाम पुकारूं तो प्लीज आगे आए और अपने दोनों हाथ इस पर रखें। ज़ेंग न्यू अपने नाम को सुनने के बाद एक मोटा अपना हाथ उठाते हुए कहता है, हाँ हाँ भैया हम इधर पे खड़े हैं। अपना नाम सुनकर मोटू बड़े रंगबाजी में आगे बढ़ रहा था, उसको जाते हुए देखकर ट्रेनर उसको बताता है, तुम बस वहाँ जाकर अपना हाथ रखो। अपने ट्रेनर की बात सुनकर मोटू वहाँ पर अपने दोनों हाथ उस गोले के ऊपर रखता है। ट्रेनर उस गोले को देखकर उसको बताता है, तुम्हारा स्पिरिचुअल रूट लकड़ी का है, लेवल भी तुम्हें एंटर किया जाता है। दूसरा जैंग लिंग है। उसमें से एक आदमी हाथ उठाता है, हाँ भैया हम यहाँ खड़े हैं। इसी बीच एक जगह पर हमें फैंग को बैठे हुए दिखाते हैं, जहाँ पर पैलेस मास्टर उसको देखते हुए मन में कहती है, मुझे आश्चर्य
टॉर्चर हो रहा है कि उसका स्पिरिचुअल रूट क्या होगा। अगर उसका स्पिरिचुअल लेवल ए या बी हुआ तो मुझे उसे अपने पैलेस में एंटर देने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। जब वो इस चीज के बारे में सोच रही थी तभी सेक्ट लीडर वहाँ पे कहता है, जूनियर सिस्टर गुआंग हान, क्या किसी इंसान का टैलेंट आपको पसंद आ गया है? अचानक से आवाज देने के कारण हान यान वहाँ पर अपनी सोच से बाहर आकर शॉक्ड होते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तभी दोस्तों जो अभी लड़का गया था उसका लेवल ए निकलता है, जहाँ पर ट्रेनर चिल्ला के कहता है, ये ज्यूसी स्पिरिचुअल रूट लकड़ी और लेवल ए है। वो लौंडा वहाँ पे अपने लेवल को देखने के बाद तो एकदम से हैरान हो गया था। वो अपने स्पिरिचुअल रूट के ऊपर खुद विश्वास नहीं कर पा रहा था। तभी ट्रेनर वहाँ पे उसको समझाते हुए कहता है, मुबारक हो जूनियर ब्रदर। ये वो लौंडा वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है मैं और ए वो भी हाई लेवल का, आखिर ये कैसे हो सकता है? उसके एक्सप्रेशन को देखकर सेक्ट मास्टर वहाँ पे हंसते हुए कहता है ये इतना बुरा भी नहीं है। हाँ ठीक है, मुझे इस बार इतनी हाई एबिलिटी वाले डिसाइपल को देखने की उम्मीद ही नहीं थी। जूनियर सिस्टर गुआन हान, मैंने सुना है कि वो उन डिसाइपलों में से एक है जिन्हें तुम वापस लेकर आई हो। मुझे आश्चर्य है कि क्या दूसरा ऐसा ही होगा। तभी ट्रेनर वहाँ पे आवाज देता है, अगला जियाओ ये फैंग। फैंग का नाम सुनकर हान यान तुरंत उस तरफ देखती है। फैंग वहाँ पे घबराते हुए आगे बढ़ के कहता है, हाँ मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे दोबारा ऐसा करना पड़ेगा। और इस बात को बोलते हुए तुरंत वहाँ पर फैंग आगे बढ़ता है और अपने हाथ को उस क्रिस्टल बॉल के ऊपर रख दिया था। जैसे ही फैंग ने उस क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रखता है तो वो तो बड़ी रंगबाजी में था, लेकिन दोस्तों वहाँ पर उसका ग्रेड डी आता है, वो भी लो लेवल का। दूसरे साइड में ट्रेनर वहाँ पे हैरान होते हुए देख के कहता है, लो ग्रेड डी। पब्लिक वहाँ पर देखते हुए चिल्ला के कहती है, ये तो लो ग्रेड डी पर है, ये सच में इतना बेकार है। एक मोटा इंसान वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या हम सभी अपनी अपनी जगहों से चुने हुए लोग नहीं है? यहाँ ऐसी एबिलिटी वाला कोई इंसान क्यों है? हाँ बे, तुम सही कह रहे हो, ये एक नीच इंसान है। क्या ये साफ तौर पर एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं है? मैंने सुना है कि ऐसे लोग केवल छोटे मोटे काम ही करते हैं। फैंग दोस्तों अभी तक अपने सपने से बाहर नहीं आया था, जिस कारण से कि रेफरी उसको समझाते हुए कहता है, क्या तुम फिर से कोशिश करना चाहते हो? स्पिरिट को मापने वाले इंस्ट्रूमेंट में शायद कोई गलती कर दी होगी। लेकिन दूसरे साइड में फैंग आराम से जाते हुए कहता है, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मेरी एबिलिटी कितनी खराब है। रेफरी जब फैंग की बात सुनता है तो उसको समझ में नहीं आता कि साला जब पता है तो यहाँ पर आया क्यों है ये। फैंग आगे बढ़ते हुए अपने दोस्त से कहता है, ग्रेट जीनियस इंसान कैसा रहा? क्या अब मैं तुमसे ज्यादा कूल नहीं हूँ? उसका दोस्त वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, लिटिल फैंग मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था। फैंग उसके पास आकर उसको समझाता है, ज्यादा मत सोचो, ये तुम्हारा टैलेंट है, इसलिए इसे अच्छी तरह से संभालो। इसके अलावा क्या मैं उस तरह का इंसान हूँ जिसे क्वालिफिकेशन की जरूरत है? उसका दोस्त उसकी बात को समझते हुए कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। दोस्तों प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, मेरा गला बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। अपने दोस्त को समझाने के बाद फैंग हानियन की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझ पर नजर रखे हुए है। जब फैंग हानियन की तरफ घूर के देखता है तो दूसरे साइड में हानियन दोस्तों पानी पानी हो चुकी थी शर्म के मारे। इतना ना खराब ग्रेड देखने के बाद फैंग उसकी तरफ देखते हुए मन में कहता है मुझे लगता है कि वो सचमुच बहुत गुस्से में है। दूसरे साइड में हानियन उसकी तरफ देखते हुए अफसोस करके मन में कहती है, ये कमीना उसके पास ऐसी क्वालिफिकेशन क्यों है? फैंग की क्वालिफिकेशन को देखने के बाद जो वहाँ का बुयो पैलेस मास्टर था जिसका नाम सू कियानी है, वो वहाँ पर गुस्साते हुए कहता है, ये हरामखोर कमीना कौन था जो ऐसे इंसान को यहाँ पर लेके आया? जरूर उसे रिश्वत दी गई होगी। अगर यहाँ पर रिश्वत खोरी हुई है तो उसे भूल जाओ, उसके जैसे इंसान को लाना हद से ज्यादा खराब है। बुयो पैलेस मास्टर की बात सुनकर हानियन वहाँ पर उसको धीरे से कहती है, वो मैं ही हूँ जो इसे यहाँ पर लेकर आई थी। लिटिल ब्रदर क्या नहीं, तुम क्या कह रहे थे? उस मोटे की हालत दोस्तों वहाँ पे खराब हो चुकी थी। वो घबरा रहा था कि साला मेरे मुंह से क्या निकल गया। फिर वहाँ पे वो उस चीज को संभालते हुए कहता है, चाहे वो सीनियर सिस्टर गुआन हान ही क्यों ना हो, आपको ऐसी क्वालिफिकेशन वाले डिसाइपल को वापस नहीं लाना चाहिए था। क्या आपने पहले जांच नहीं की थी? हानियन मोटे की तरफ गुस्से में घूर के देखते हुए कहती है, मुझे माफ करना, मैं भूल गई, मैं अगली बार देख लूंगी। हानियन का गुस्से भरा चेहरा देखकर वो मोटा वहाँ पे बहुत जरा घबराते हुए चिल्ला के कहता है, अरे ये सब भूल जाइए आप, मैं इस बात को भुलाने के लिए सीनियर सिस्टर के लिए क्या कर सकता हूँ? आप मुझे बताइए, ऐसा कितनी बार हो चुका है? इतनी जरूरी बात को मैं हमेशा कैसे भूल जाता हूँ? मोटे के पास बगल में डेंडिंग पैलेस मास्टर इमॉर्टल बायन हंसते हुए कहते हैं सीनियर ब्रदर सू सचमुच गुस्से में है। वहीं पर एक बूढ़ा क्यान कुन पैलेस मास्टर टाविस्ट गोंगोई सोचते हुए कहते हैं, अगर वो गुस्सा नहीं होगा तो कौन होगा? हर एक पैलेस अपने डिसाइपल का चुनाव ट्रू मार्शल क्वालिफिकेशन में उनकी पिछली रैंकिंग के आधार पर करता
करता है। युवा पैलेस आखिरी में आया, जिसका मतलब है वो डिसेपल पक्के तौर से उसका है, जब तक कि हम उसे बाहर न निकाल दे और अपने सम्मान को खराब होने के जोखिम को न उठा ले। जब बुढ़ाव इस तरह से बात कर रहे थे, दूसरे साइड में फैंग एक डिसेपल के पास जाकर फैंग उससे हाथ मिलाते हुए कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई। फ्यूचर में हम सब एक बहुत बड़ी फैमिली होंगे, इसलिए हम सब मिलकर अच्छा व्यवहार करेंगे। यहाँ एल्डर उसको लात मार के निकालने की बात कर रहे हैं और फैंग दोस्तों वहाँ पर सबसे व्यवहार बना रहा है। उतनी देर में ट्रेनर वहाँ पे सामने आते हुए कहता है, सेक्ट मास्टर, पैलेस मास्टर, स्पिरिचुअल रूट टेस्ट खत्म हो गया है। हमने कुल मिलाकर 78 डिसेपल को एक्सेप्ट किया है। ट्रेनर की बात सुनकर सेक्ट मास्टर कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो ट्रू मार्शल कंपटीशन में पिछली बार के रैंकिंग के अकॉर्डिंग जियान कुन पैलेस सबसे पहले अपने डिसेपल को चुन सकता है। साथ ही उस बुड्ढे की तरफ देखते हुए कहते हैं, जूनियर ब्रदर गुआन बेई प्लीज आगे बढ़िए। वो बुढ़ो बड़े एटीट्यूड में अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए अपने जूनियर से कहते हैं, मिंग हाई जाओ, तुम्हें पता है ये कैसे चुनना है। उसका जूनियर तुरंत उड़ता हुआ आगे की तरफ निकल जाता है, लेकिन तभी सेक्ट मास्टर ट्रेनर से कहते हैं, उसके बाद अगला ताइजी पैलेस है। जुआन यी, मैं चुनने का काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। साथ ही वो हानियान की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है, फिर उसके बाद फेंजियो पैलेस जो तीसरे रैंक पर है। जूनियर सिस्टर गुआन हान, अब आपकी बारी है। उसकी बात सुनकर हानियान गुस्से में घूर के देखते हुए अपनी जूनियर से कहती है, मिंग जिया पहले जैसा ही करना है। उन सभी लोगों ने अपने जूनियर्स को ऑर्डर दे दिया था सिलेक्टेड लोगों को चुनने का, और तभी अचानक से वहाँ पर उस भीड़ के अंदर अपने हीरो को कोई दिखाई देता है, जिसको देखते हुए वो खुश होकर मन में कहता है, अच्छा वो यहाँ पर है। फिर दोस्तों हमको पता चलता है मिंग जिया जो थी अपने हीरो के सामने आकर खड़ी हो गई थी, जिसको देखने के बाद में फैंग बड़ी रंगबाजी में वहाँ पर खड़ा था, लेकिन मिंग जिया उसको इग्नोर करते हुए उसके पीछे निकल जाती है। एक लड़की की तरफ देखते हुए कहती है, तुम मेरे साथ आओगी। अपना इस तरह से पोपट होते हुए देखकर फैंग वहाँ पे एकदम हैरान हो चुका था कि साला ये कैसे हुई गो। तभी वहाँ पर घबराते हुए पीछे देख के कहता है, तुम सभी को बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा पोपट हो गया है। एक और डिसेबल को चुनते हुए एक आदमी कहता है, जूजिया तुम मेरे साथ आओ, लूरेन तुम मेरे साथ आओगे, जियांगवेन तुम मेरे साथ चलोगे, डोंगजिन तुम भी, तुम दोनों साथ में चलो। और इसी तरह से दोस्तों जो चुनाव होना था वो हो जाता है, और हमारा सीन कुछ समय बाद दिखाते हैं, जहाँ पर दोस्तों सारे के सारे डिसेबल को चुन लिया गया था, और अपने हीरो का जो पोपट होना था वो 100 गुना और बढ़ जाता है। मतलब उसको छोड़ के सबको चुन लिया जाता है। वहाँ पर फैंग बेचारा अकेले मक्खियां मार रहा था। अपने साथ ऐसा पोपट होते हुए देखकर फैंग खिसियाते हुए मन में कहता है, ये पहले जैसा ही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो अपना वादा नहीं निभाएगी। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। सेक्ट मास्टर बगल में देखते हुए कहते हैं, जूनियर ब्रदर सू अब आपकी बारी है, लेकिन केवल एक ही इंसान बचा है, इसलिए चुनने के लिए कुछ भी नहीं है। दोस्तों ये वही बकचोद इंसान है जिसने सबसे पहले फैंग के ऊपर चिड़चिड़ाया था। आखिरी होने के कारण वो वहाँ पर बहुत जरा गुस्साते हुए कहता है, मैं उसे नहीं चुनूंगा, तुम लोग ऐसा मेरे साथ जानबूझ के कर रहे हो। उतनी ही देर में हानियान वहाँ पे खड़े होते हुए कहती है, जूनियर ब्रदर सू अगर तुम उसे सचमुच नहीं लेना चाहते हो तो मैं उसे अपने पैलेस में एक्सेप्ट कर सकती हूँ। हानियान का ऐसा रिएक्शन देखकर वो मोटू वहाँ पर एकदम से हैरान हो जाता है। तभी हानियान आगे बढ़ते हुए कहती है, क्योंकि मैं ही उसकी सिफारिश करने वाली थी, इसलिए मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वैन तियाई सेक्ट अपने वादे निभाता है। इस बात को बोलते हुए हानियान अपने हीरो की तरफ आगे बढ़ रही थी। सेक्ट मास्टर जब हानियान को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो वहाँ पर हैरान होके कहते हैं, जूनियर ब्रदर गुआन हान आप उसे अपने पैलेस में एक्सेप्ट करना चाहती हैं, लेकिन क्या आप केवल लड़कियों को डिसेपल के रूप में एक्सेप्ट नहीं करती हैं? सेक्ट लीडर की बात सुन के हानियान उससे कहती है, सीनियर ब्रदर एक राइटियस सेक्ट में वेंटियन सेक्ट न केवल मार्शल आर्ट से बल्कि विश्वास से भी जीत हासिल करता है। तो क्या हुआ अगर उसका स्पिरिचुअल रूट कमजोर है? कल्टीवेशन की दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां कमजोर स्पिरिचुअल रूट वाले लोगों ने सफलता हासिल की है। वो मेरे पैलेस के पालन पोषण के लिए एकमात्र डिसाइपल है। अगर हम किसी ऐसे डिसाइपल को बाहर निकाल दें जिसे एक्सेप्ट करने का हमने वादा किया था, तो क्या हम राइटियस सेट के लिए हंसी का पात्र नहीं बन जाएंगे? हानियान की बात सुनकर वहाँ बैठे बुढ़ो भी हैरान होते हुए कहते हैं, जैसा कि जूनियर सिस्टर गुआन हान से उम्मीद थी, इनका वैसा ही नजरिया है जैसा हमारे पैलेस मास्टर का होना चाहिए। उसके बगल में बैठा हुआ एल्डर कहता है, हाँ वैसे तुलना करे तो किसी ने अब अपना पूरा चेहरा खो दिया है। बुरा नहीं है, अगर पैलेस मास्टर गुआन हान एक लड़की है, उनकी इतनी अच्छी निगाहें सच में हमारे लिए एक आदर्श है। हाँ तुम सही कह रहे हो। युवा पैलेस मास्टर को देखकर कोई आश्चर्य नहीं है कि वे बद से बदतर होते जा रहे हैं। और दोस्तों कुल मिला के सारे एल्डर इसी लाल बाल वाले इंसान के ऊपर ताने कस रहे थे, जिस कारण से वो गुस्से में बिल्कुल लाल हो चुका था और वो चिल्ला के कहता है, बस
बहुत हो गया, बड़बड़ाना बंद करो तुम सभी। मैं भी वेंटियन सेट का एक पैलेस मास्टर हूँ। मुझे डिसाइपल बनाने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें आज से ही अपना डायरेक्ट डिसाइपल बनाऊंगा और तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। डायरेक्ट डिसाइपल दोस्तों एक बहुत बड़ी उपाधि होती है, जिस कारण से कि सारे एल्डर इस बात को सुनकर वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। सेक्ट लीडर वहाँ पे भौचक्का होते हुए मन में कहते हैं, क्या कहा, डायरेक्ट डिसाइपल? लेकिन उतने में हान यान उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहती है, रुको जूनियर ब्रदर सू, मैंने साफ तौर पर पहले ही जियाओ ये फैंग को अपना डिसाइपल चुन लिया है। वो वहाँ पर घबराते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर गुआन हान, आपने तो पहले ही अपने लिए डिसाइपल चुन लिया है, मैंने सही कहा ना? गुआन हान उसे बताती है, हाँ ये सच है। तभी उतने में वो लाल बालों वाला इंसान एक्साइटेड होते हुए चिल्ला के कहता है, सभी लोग, हालांकि मेरा युवा पैलेस आखिरी प्लेस पर है, फिर भी मेरी गरिमा बनी हुई है। भला ही केवल एक ही डिसाइपल बचा हो, फिर भी डिसाइपल को चुनने की बारी मेरी है। मैं जियाओ ये फैंग को एक्सेप्ट करूंगा। दूसरे एल्डर्स को इतना चिल्लाते हुए देखकर इरिटेट होके कहते हैं, अबे यार ठीक है, लेकिन तुम इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? सेक्ट मास्टर भी खुश होते हुए कहते हैं, ये तो बहुत बढ़िया है। ऐसा लगता है कि वेंटियान के 9 पैलेस को आज अपने डिसाइपल मिल गए हैं, इसलिए अब मैं टेंशन फ्री हो सकता हूँ। हान यान उस एल्डर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से व्यवहार करेगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, इसलिए मुझे दोष मत देना। दूसरी तरफ हमें अपने हीरो फैंग को दिखाते हैं, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि साला ये हुआ क्या। वो वहाँ पर परेशान होते हुए कहता है, आखिर ये सिचुएशन क्या चल रही है? क्या से क्या हो गया दिलरुबा तेरे प्यार में। और दोस्तों इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमको वीयू पैलेस का मेन पीक दिखाते हैं, जहाँ पर कोई अपने हीरो से कह रहा था, जूनियर ब्रदर जियाओ ये युवा पैलेस का मेन पीक है, मास्टर का पैलेस ठीक सामने है। और हमको पता चलता है ये युवा पैलेस का सबसे बड़ा डिसाइपल जियान तियांग है। वो वहाँ पर अपने हीरो को समझाते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो लौंडे, युवा पैलेस में किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। उस लड़के के हाथ रखने भर से फैंग को वहाँ पे बहुत तेज दर्द होता है और वो चिल्ला के कहता है, दैया रे लग गई बहुत तेज। जब वो सीनियर डिसाइपल देखता है कि मेरे हाथ रखने भर से इसको चोट लग गई है, तो वहाँ पर वो शॉक्ड होते हुए कहता है, ओह मुझे माफ कर देना जूनियर ब्रदर, तुम्हारी बॉडी तो इतनी कमजोर है कि मैं अपनी ताकत पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा हूँ। मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा हाथ उखड़ गया है, मैं आपकी मदद करूंगा। फैंग वहाँ दर्द से करारते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, चलो जल्दी से पैलेस की तरफ चलो। पैलेस की तरफ बढ़ते हुए फैंग अपने सीनियर ब्रदर की तरफ देख के मन में कहता है, मेरे सीनियर ब्रदर अभी भी पहले जैसे ही हैं। वो सच में नहीं जानते कि अपनी ताकत पे कंट्रोल कैसे किया जाए। अगर मेरी पिछली जिंदगी की बात करें तो मैंने भी युवा पैलेस में एंटर किया था, हालांकि उस समय मैं केवल एक ऑर्डिनरी नौकरी करने वाला डिसाइपल बन गया था और मुझे नॉर्मल डिसाइपल बनने में लगभग 20 साल लग गए। उस समय मेरी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी सीनियर ब्रदर जियांग पर थी। उनकी वजह से मुझे कितनी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस बार मेरी पत्नी के हस्तक्षेप करने के कारण मैं युवा पैलेस का डायरेक्ट डिसाइपल बन गया। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमको एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखाते हैं, जो कि सू कियानी की बेटी सू म्योकिंग थी। वो वहाँ पर हंसते हुए अपने पापा से कहती है, पापा क्या आप सचमुच मेरे लिए एक जूनियर ब्रदर ढूंढ के लाए हैं? वो कब आएगा? अपनी बेटी की बात सुनकर एल्डर सू, जो कि जानते हैं कि उनको टोपी पहनाई गई है, वो वहाँ पर गहरी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, मैंने बहुत गुस्से में आकर काम किया और ये ऐसे हो गया। एल्डर सू की बात सुनकर उसकी बेटी वहाँ पर झिल्लाते हुए कहती है, पापा ऐसे नहीं चलेगा, आपने इतने सारे लोगों के सामने कहा कि आप उसको अपने डायरेक्ट डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। उतने में ही एक लेडी आगे बढ़ते हुए कहती है, मुझे भी लगता है कि इसमें एक को शामिल करना अच्छा है। और हमको पता चलता है ये एल्डर सू की वाइफ लिन जुयुन थी। वो वहाँ पर एल्डर सू के लिए चाय लाते हुए कहती हैं, क्या तुमने ये नहीं कहा था अगर बच्चे की स्पिरिचुअल रूट काफी कमजोर है लेकिन उसका दिल काफी मैच्योर है, अगर तुम उसे सचमुच सिखाने में हिचकिचा रहे हो तो मैं उसे गाइडेंस देने के लिए तुम्हारी मदद करूंगी। अपनी बीवी की बात सुनकर वो हैरान होते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग को जो सही लगे वो करो, अभी मेरा दिमाग वैसे ही खराब है। उतने में वहाँ पर कोई चिल्ला के कहता है, मास्टर मैडम जूनियर ब्रदर जियाओ यहाँ आ रहे हैं। उस बंदे की बात सुनकर एल्डर सू भी कहते हैं, हाँ ठीक है, उसे अंदर आने दो। जब फैंग अंदर की तरफ जा रहा था तभी सीनियर ब्रदर जियांग उससे कहते हैं, जूनियर ब्रदर जियाओ बस वही करो जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा है और तुम ठीक हो जाओगे। अपने ब्रदर की बात सुनकर फैंग वहाँ से जाते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर इस चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और इस बात को बोलते हुए फैंग एल्डर सू के रूम का गेट को ओपन करके सीधे चलते
चलता हुआ अंदर की तरफ जाने लगा था। वहाँ पहुँचने के बाद में फैंग उनके आगे ग्रीट करते हुए कहता है, डिसाइपल जियाओ यी फैंग अपने मास्टर को ग्रीट करता है, साथ में ही मैडम और सीनियर सिस्टर को भी। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं। आप लोगों को जितने ज्यादा नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट्स आएंगे मैं उतनी जल्दी इसकी वीडियो बना के डाल दूंगा। जियांग वहाँ पे आने के बाद पुराने दिनों को याद करते हुए बताता है, वेनत्यान सेट में डिसाइपल को आमतौर पर काम करने वाले डिसाइपल, नॉर्मल डिसाइपल और डायरेक्ट डिसाइपल में बांट दिया जाता है। उनमें से अजीबोगरीब नौकरी करने वाले डिसाइपल को ऑर्थोडॉक्स टीचिंग हासिल करने का लगभग कोई मौका नहीं मिलता है और वे केवल ऑर्डिनरी डिसाइपल बनने के अवसर के बदले लगातार काम कर सकते हैं। दूसरे में आता है नॉर्मल डिसाइपल। अगर वे सच में सुप्रीम टेक्निक नहीं सीख सकते लेकिन वे खुद को कल्टीवेशन के लिए समर्पित करते हैं तो भी उनके पास अलग दिखने का अवसर होता है। तीसरे नंबर पे आता है डायरेक्ट डिसाइपल, जो कि एक्सट्रीमली रेयर है और वे सेक्ट के सुप्रीम रिसोर्सेज का मजा लेते हैं, जिसका एकमात्र लक्ष्य फ्यूचर में सेक्ट का सबसे मजबूत पिलर बनना होता है। इस चीज को याद करते हुए प्रेजेंट में अपना हीरो शॉक्ड होते हुए कहता है, मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता कि मैं सचमुच युवा पैलेस का डायरेक्ट डिसाइपल बन गया हूँ और यहाँ तक कि मेरे पास अपना खुद का एक कोर्टयार्ड भी है। मुझे आश्चर्य है कि उस समय मेरी वाइफ ने क्या कहा होगा। बात बस इतनी सी है कि मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से भले ही मुझे सबसे अच्छी टेक्निक दी गई हो, फिर भी मेरी कल्टीवेशन बहुत धीमी होगी। मुझे मजबूत बनने के लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा। जब वो इन सब चीजों के बारे में कह रहा था तभी गेट पे ठक 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 होती है। अपना हीरो गेट की आवाज सुन के हैरान होते हुए कहता है, इस समय यहाँ पर कौन आया होगा। फैंग वहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहता है, हाँ हाँ आ रहा हूँ, रुक जाओ। जैसे वो सामने गेट खोलता है तो अचानक से दोस्तों एक बहुत भयानक व्हाइट कलर का लॉयन उसके सामने खड़ा था, जो उसको देख के वहाँ पे रोर कर रहा था। फैंग सामने की तरफ देख के हल्का सा घबराते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए। फैंग की बात सुनकर सू मियाओ अचानक से ऊपर से नीचे की तरफ उल्टी होकर देखते हुए कहती है, अरे तुम बिल्कुल भी क्यों नहीं डरे, तुम्हारे से पहले हर कोई वाइटी से बहुत डरा है। फैंग वहाँ पर हंसते हुए गेट को बंद करके कहता है, मैं समझ गया सीनियर सिस्टर, प्लीज 1 मिनट रुकिए। और फिर से गेट को खोल के सामने वाइटी को देख के चिल्ला के कहता है, अरे बाप रे, यहाँ तो इतना बड़ा लॉयन खड़ा है। और दोस्तों वाइटी के हाल को देख के लग रहा है कि इस जगह फैंग नहीं वाइटी डर रहा है उससे। फैंग वहाँ पे डरने का नाटक करके सीनियर सिस्टर की तरफ देखते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर बताइए क्या ये ठीक था। फैंग की ऐसी नौटंकी देखकर सीनियर सिस्टर सोचते हुए कहती है, देखा जाए तो, लेकिन फिर वहाँ पे अपने आप को संभालते हुए कहती है, नहीं नहीं रुको, मुझे तुमसे कुछ काम है। फैंग भी वहाँ पर हैरान होते हुए कहता है, क्या कहा, काम है आपको मुझसे। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके एक जगह पे आ गया था जहाँ पर कोई दो लोग को समझाते हुए कह रहा था, जूनियर सिस्टर जूनियर ब्रदर जियाओ, शायद अभी तक आपके कल्टीवेशन लेसन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, तो तुम उसे यहाँ क्यों लाए हो। और दोस्तों हमको पता चलता है यहाँ पर फैंग और सू मियाओ एक अच्छे डिसाइपल के तरीके बैठे हुए थे। तभी सू मियाओ फैंग की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ हाँ ठीक है समझ गई, बस मैं ये चाहती हूँ कि आप हम दोनों को एक साथ सिखाओ, चिंता मत करो। एक सीनियर सिस्टर होने के रूप में अगर वो इस बात को नहीं जानता है तो मैं उसे सिखा दूंगी, सही है ना जूनियर ब्रदर। फैंग भी उसकी बात को एग्री करते हुए कहता है, हाँ ठीक है सीनियर ब्रदर, जैसे आप आम तौर पर सिखाते हैं वैसे ही पढ़ाइए। दूसरे साइड में हमें सू मियाओ को दिखाते हैं जो कि मन ही मन हंसते हुए कहती है, इससे पहले सभी ने हमेशा मुझे सबसे छोटा समझा और हमेशा लेसन लेने के लिए मुझे मजबूर किया, अब आखिरकार कोई है जो मुझसे कमजोर है। दूसरे साइड में फैंग सू मियाओ के बारे में सोचकर मन ही मन हंसते हुए कहता है, मुझे खेद है लेकिन आपकी सीनियर सिस्टर को आपके हिस्से का दर्द पाने की जरूरत है। सीनियर ब्रदर जियांग उन लोग की बात सुनकर एग्री करते हुए कहता है, हाँ ठीक है, तो फिर मैं आज कुछ ऑर्डिनरी चीजों के बारे में बात करूंगा। अगर आपके पास टैलेंट कम है जूनियर ब्रदर, आपको विश्वास रखना चाहिए, परिश्रम करके आप इसकी भरपाई कर सकते हैं। फैंग वहाँ पर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर मैं समझ रहा हूँ, इस चीज की शुरुआत मैं रिल्म्स के बंटवारे करने से शुरू करता हूँ। जो लोग कल्टीवेशन करते हैं उनके रिल्म मेनली 9 रिल्म में बटे हुए हैं। पहला रिफाइनिंग क्यूआई, दूसरा फाउंडेशन बिल्डिंग, तीसरा गोल्डन कोर, चौथा नेशन सोल, पांचवा ट्रांसेंडेंट, छठवां बॉडी रिकम्बाइनिंग, सातवां हालो स्पिरिट, आठवां महायाना और आखिरी में क्रॉसिंग ट्रिब्यूलेशंस। वेंटियान के 9 स्क्रोल्स हर एक मेजर रिल्म से रिलेटिव है। आज मैं सबसे पहले बात करूंगा। जैसे वो कुछ आगे बोलने वाला था, सू मियाओ को दिखाते हैं जो वहाँ पर पढ़ाई की बातों से ऊबते हुए जमाई लेते हुए कहती है,
ये सब सीखी हुई चीजें हैं जो मैंने पहले सीखी थी। अब मैं आखिरकार आराम कर सकती हूँ। मैं पहले एक झपकी ले लूंगी। वैसे भी जूनियर ब्रदर की क्वालिफिकेशन को देखते हुए उसे सीखने में कुछ समय लगेगा। जैसे वो झपकी लेने वाली थी तभी अचानक से सीनियर ब्रदर जियाओ चिल्लाते हुए कहते हैं, जूनियर सिस्टर सू, आप क्या कर रही है यहाँ पर? उसकी इस आवाज को सुनकर वो बहुत ज्यादा घबराते हुए चिल्ला के कहती है, हाँ कौन है? तभी वहाँ पर सीनियर जियाओ उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, अब मैं तुम्हारी उस स्वाट टेक्निक का टेस्ट लूंगा जो मैंने तुम्हें कल सिखाई थी। सीनियर जियाओ की इस बात को सुनकर सू मियाओ वहाँ पे घबराते हुए कहती है, क्या कहा? लेकिन क्या तुमको सीनियर ब्रदर के साथ में पिछले टॉपिक के ऊपर बातचीत नहीं करनी चाहिए? उसकी इस बात को सुनकर सीनियर जियाओ सामने की तरफ उंगली से इशारा करते हैं। तो दूसरे साइड में दोस्तों हमें अपना हीरो फैंग दिखाते हैं जो कि वहाँ पर खूब रंगबाजी में खूब स्पीड में उस स्वाट टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था, बोले तो टेस्ट दे रहा था। उसको देखते हुए सीनियर जियाओ बताते हैं, मैंने उसके साथ में पिछले टॉपिक्स के ऊपर बातचीत कर ली है और उसने भी उस टॉपिक को अच्छे से सीख लिया है। फैंग को इतने अच्छे तलवारबाजी करते हुए देखकर सू मियाओ वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहती है, ये कैसे हो सकता है और मैं कितनी देर के लिए सोई थी? सीनियर जियाओ वहाँ पे सामने की तरफ देखते हुए कहते हैं, अभी तो केवल 1 घंटा ही बीता है। अगर जूनियर ब्रदर की क्वालिफिकेशन कम है लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। जब मैं उसे कुछ भी सिखाता हूँ तो वो उसे एक बार में देखकर ही याद कर लेता है और फिर जब मैं किसी और को देखता हूँ। जैसे वो कुछ आगे बोलने वाला था, सू मियाओ वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या कहा? बस 1 घंटा? क्या इतनी देर में पूरी दुनिया पलट गई है? और इस चीज को बोलते हुए उसके दिमाग में बहुत सारा ख्याल आ रहे थे जो कि दोस्तों अलग लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। फैंग वहाँ पर सू मियाओ की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर क्या गलत है? आप इतना उदास क्यों हैं? सू मियाओ वहाँ पर गुस्से में उसका हाथ पकड़ के दूसरी तरफ ले जाते हुए चिल्ला के कहती है, जूनियर ब्रदर चलो दूसरे सीनियर ब्रदर के पास चलते हैं और वहाँ जाके तिलिस्मान और फॉर्मेशन के बारे में सीखते हैं। उसकी ऐसी हरकत को देखकर फैंग वहाँ पे हैरान हो चुका था। दूसरे साइड में सू मियाओ बहुत ज्यादा स्पीड में अपने शेर की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, वाइटी चलो चलते हैं हम लोग। फैंग वहाँ पर लड़खड़ाते हुए भाग के जाते हुए कहता है, अरे क्या कर रही हो? 1 मिनट रुको तो। इन सारी हरकतों को जब सीनियर जियाओ देखते हैं तो वहाँ पर स्माइल करते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है कि जूनियर सिस्टर अब एक परेशानी को फील कर रही है जो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। इसी के साथ अपना हीरो फैंग हमें उस चीज के बारे में बताता है, तिलिस्मान और फॉर्मेशन देखा जाए तो एक ही चीज है लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी को एक स्पेशल तरीके से ऑपरेट करने की परमिशन देने से नॉर्मल से कहीं ज्यादा ये इफेक्टेड हो जाता है। उतने में हमारा सीन शिफ्ट होके दूसरे ब्रदर की तरफ आ गया था जो वहाँ पर उनको सिखा रहा था। आज हमारा सबसे बेसिक लेसन 3 ग्राम फॉर्मेशन से शुरू करेंगे जिससे हम लोग कहते हैं क्यान गुआ, हेवनली सर्कल को इकट्ठा करना और अच्छे लोगों को हेवन के रास्ते को फॉलो करना चाहिए। इस बार अपने सीनियर ब्रदर को पढ़ाते हुए देखकर सू मियाओ खिसियाते हुए कहती है, नहीं इस बार मैं नहीं सोऊंगी क्योंकि मैं अब एक सीनियर सिस्टर हूँ। उसको ऐसा करते हुए देखकर सीनियर ब्रदर उससे कहते हैं, मियाओ किंग आज बहुत मेहनती है, या यूँ कहें कि ऐसा लगता है कि जूनियर ब्रदर जियाओ को बहुत डाउट्स हैं। मियाओ किंग उनकी बात सुनकर खुश होते हुए कहती है, बेशक अब जूनियर ब्रदर के लिए इस तरह की डीप नॉलेज को ना जानना नॉर्मल बात है। अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन हो। जैसे वो कुछ आगे बोलने वाली थी, फैंग वहाँ पर खड़ा होकर सीनियर ब्रदर को ग्रीट करते हुए कहता है, ये सच है कि मेरे मन में डाउट्स हैं, इसलिए मैं उन पर आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। सीनियर ब्रदर उसकी बात सुनकर खुश होते हुए कहते हैं, ओहो बातचीत करना है, बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ो। फैंग वहाँ पर उनसे पूछता है, अभी आपने कहा कि कियान गुआ एक 6th यांग हेक्साग्राम है जो हेवन पर जीत पाने का प्रतीक है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका अर्थ घमंड में खो जाना भी है। उसकी इस बात को सुनकर सीनियर ब्रदर वहाँ पे एकदम से हैरान हो गए थे और फिर उसके पास आकर उसके कांधे पे शाबाशी देते हुए कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यंग जूनियर ब्रदर जियाओ में फॉर्मेशन को समझने की इतना टैलेंट होगा। तुमने जो कहा वो गलत नहीं है और ये ऐसा कंटेंट है जिसे हायर ग्रेड में पढ़ाया जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये समझाना थोड़ा जल्दबाजी होगा। और इसी के साथ वो सू मियाओ किंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ मियाओ किंग, अगर फ्यूचर में तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो अपने जूनियर ब्रदर से पूछ सकती हो। सीनियर ब्रदर की इस बात को सुनकर तो मियाओ किंग को वहाँ पे बहुत बड़ा झटका लगता है। वो वहाँ पर चिल्ला के कहती है, ये क्या बोल रहे हैं आप? और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। सू मियाओ किंग अपने हीरो के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है, तुमने कैसे समझा कि उस बूढ़े आदमी ने क्या कहा? उसकी बात सुनकर फैंग हैरान होते हुए कहता है, वो दरअसल मुझे उसके कुछ पार्ट समझ में नहीं आए, इसलिए मैंने पूछा कि क्या हम कुछ उस टॉपिक्स पर बातचीत कर सकते हैं। और फिर उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करके मन में कहता है, अगर मुझे इन बेसिक बातों के बारे में नहीं पता होता तो मैं
हाई लेवल का इंसान नहीं बन पाता। मैं जो सीख रहा हूँ वो अब किसी काम का नहीं है, इसलिए मुझे जल्दी से आगे बढ़ने की जरूरत है ताकि मैं वो चीजें सीख सकूं जिनकी मुझे जरूरत है। उसी टाइम दूसरे साइड में म्याओकिंग वहाँ पे खिसियाते हुए मन में कह रही थी, अरे यार मैं उसके सामने नीचे गिरती जा रही हूँ, कम से कम एक असली जूनियर ब्रदर की तरह पेश तो आओ, जो कुछ भी नहीं जानते हो पूछो मुझसे। लेकिन देखने में तो ऐसा लग रहा है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं बची है। तभी वहाँ पर म्याओकिंग फैंग से कहती है, जूनियर ब्रदर चलो अब अगली क्लास में चलते हैं। म्याओकिंग उसको लाइब्रेरी में ले आई थी और आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, ये हमारे 4 सीनियर सिस्टर का पैलेस है और वो प्रैक्टिकल कॉम्बैट को संभालते हैं। फैंग वहाँ पर हैरान होते हुए कहता है, क्या कहा प्रैक्टिकल कॉम्बैट? म्याओकिंग वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तुम चिंता मत करो, 4 सीनियर सिस्टर बहुत दयालु हैं और उसे पढ़ाना बहुत पसंद है। वह वाकई एक अच्छी इंसान है। म्याओकिंग अपने हीरो की तरफ देखते हुए मन में कहती है, मैं अब पक्के तौर से अपनी इज्जत को वापस पा सकती हूँ। आखिरकार हम यहाँ जो देख रहे हैं वो समझ नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल कल्टीवेशन है। जैसे वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो जो 4 सीनियर सिस्टर थी उनका नाम जू योशान था, वो एक बुक को पढ़ते हुए कहती हैं, मुझे माफ करना मैं बिजी हूँ, हम लोग इस चीज को अगली बार करते हैं। म्याओकिंग उनको ग्रीट करते हुए कहती है, लेकिन हमारे पास बस एक प्रॉब्लम ये है, हमारी सीनियर सिस्टर अक्सर अपनी दुनिया में खोई रहती है। दूसरी तरफ फैंग उनको ग्रीट करते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो हम अपनी 4 सिस्टर को परेशान नहीं करेंगे। साथ ही वहाँ पर अपने मन में कह रहा था, क्या तुम मजाक कर रही हो? मैं अभी अपनी पहली रिफाइनिंग क्यूआई स्टेज तक नहीं पहुँचा हूँ और तुम चाहती हो कि मैं नेशन सोल स्टेज वाली 4 सिस्टर के साथ में लड़ूं? तुम तो सचमुच मुझे मरवाना चाह रही हो। वो वहाँ पर सीनियर सिस्टर को ग्रीट करने के बाद आगे की तरफ बढ़ गया था। उसको जाते हुए देखकर म्याओकिंग वहाँ पे चिल्ला के कहती है, जूनियर ब्रदर्स जाओ, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? लेकिन जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ रहा था अचानक से उसका पैर आपस में लड़ गए थे, जिस कारण से कि उसका पैर डिसबैलेंस हो गया था और वो सीधे फैंग के ऊपर धड़ाम से आगे की तरफ गिरने वाली थी। उसको अपनी तरफ आते हुए देखकर फैंग वहाँ पे शॉक्ड हो चुका था। वो इतने प्रेशर से फैंग के ऊपर गिरती है कि पीछे की जो शेल्फ बनी थी किताबों की वो वहाँ पर टूटकर धड़ाम से नीचे की तरफ गिर गई थी और साथ ही साथ जो म्याओकिंग थी वो भी सीधे फैंग के ऊपर आकर गिर पड़ी थी। अपने आप को इस पोज में देखकर म्याओकिंग शॉक्ड होते हुए कहती है, जूनियर ब्रदर क्या तुम ठीक हो? फैंग भी वहाँ पर उसको इस पोज में देखकर बात को टालते हुए कहता है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी दोस्तों अचानक से उनको अपने पीछे एक परछाई का एहसास होता है और साथ ही साथ उनके ऊपर एक प्रेशर भी पड़ रहा था, जिस कारण से कि वो दोनों वहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा गए थे। और तभी हमें पता चलता है ये कोई और नहीं 4 सिस्टर थी, जो शेल्फ के टूटने के कारण गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, तुम लोग प्रैक्टिकल कॉम्बैट की क्लास लेना चाहते थे ना, मैंने सही कहा? उनके प्रेशर को फील करने के बाद तो इन दोनों के हाल बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे। म्याओकिंग वहाँ पर घबराते हुए कहती है, वो शायद बात ये है अभी हमें क्लास नहीं लेनी चाहिए। फैंग भी वहाँ पर घबराते हुए कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल सही पकड़े हैं, हम तो बस यहाँ से निकलने ही वाले थे। निकलने की बात सुनकर जो सीनियर सिस्टर थी वो वहाँ पर गुस्से में गेट के ऊपर हाथ मारते हुए उसको धड़ाम से बंद करके कहती है, तुम लोग चिंता मत करो, अब आमी मोंजली का। लेकिन फिर वहाँ पर अपने प्रेशर को खत्म करते हुए गुस्से में एक क्रीपी स्माइल देके कहती है, मैं कोई डीमन नहीं हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगी। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमको गुआनगन पैलेस दिखाते हैं और उस पैलेस के अंदर एक रूम में जहाँ पर एक लेडी जो देखने में बहुत खूबसूरत थी वो नहा रही थी और पीछे से कोई आते हुए कहता है, पैलेस मास्टर इसके बाद आपकी और इमोर्टल बायून की मीटिंग होगी। उसकी बात सुनकर हानियान उससे कहती है, इस मीटिंग को आगे पीछे सेट कर दो, मुझे कुछ और काम निपटाने हैं। अपनी जूनियर को भेजने के बाद हानियान वहाँ पर अपने मन में सोच रही थी, मुझे ताजुब हो रहा है कि वो कमीना अभी तक वुयू पैलेस में कैसे टिका हुआ है। दोस्तों इसके आगे के एपिसोड बहुत धांसू होने वाले हैं और साथ ही साथ जो उसकी स्टोरी है वो भी बहुत औसम है। अपने पैलेस मास्टर की इस तरह की बात सुनकर हमें वही 2 लड़कियां दिखाते हैं। काली बाल वाली लड़की कहती है, क्या हो रहा है, क्या पैलेस मास्टर अभी तक नाराज है? अपने साथी की बात सुनकर लाल वाली लड़की कहती है, हाँ यार जब से वो वापस आई हैं उनका मूड बहुत खराब है, किसी भी हालत में चाहे जो भी हो जाए उनके कमरे में एंटर मत करना। उसने जैसे इस बारे में बोला था तभी अचानक से कमरे के अंदर कुछ आवाज आती है और हमारा सीन शिफ्ट होके वुयू पैलेस पे चला गया था, जिस जगह पर दोस्तों बहुत ढेर सारे बर्फ के क्रिस्टल पड़े हुए थे। उसको देखते हुए कोई कहता है, वो तो अभी तक क्यूआई रिफाइनिंग के फर्स्ट स्टेज पर है। दूसरे साइड में हमें हानियान को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खिसियाते हुए कहती है, मैंने तुम्हारे नहाने के पानी में मेडिसिन के साथ हाई ग्रेड के एलेक्सर डाले थे, अगर ये कोई और होता तो वो पहले ही फाउंडेशन
बिल्डिंग रिल्म तक पहुंच गया होता। तुम्हारी क्वालिफिकेशन सच में कितनी खराब है। इस टॉपिक पे बात करते हुए मैंने तुम जैसे कचड़े पर इतनी कीमती चीज का इस्तेमाल करने का फैसला क्यों लिया, जबकि हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी नहीं है। नहीं, मैं बस अपनी टेक्निक सुधारने में उसकी मदद करने के लिए उसका एहसान चुकाना चाहती थी। हाँ, ये सही है, मैं तो बस उसका एहसान चुकाना चाहती थी। इस बात को बोलते हुए हानियान वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लेस करने लगी थी। मतलब कि दोस्तों, इसका भी दिल अपने हीरो पे आ चुका है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके हमें कुछ समय बाद दिखाते हैं, जहाँ पर कोई चिल्ला के कह रहा था, अरे ये क्या, तुम तो एक रात में ही क्यूआई रिफाइनिंग के फर्स्ट स्टेज में पहुंच गए हो। दूसरे साइड में अपना हीरो वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है, ये सब उन एलेक्सर्स के बदौलत हुआ है जो मेरे मास्टर ने मुझे दी। दूसरे साइड में हमें एल्डर सू को दिखाते हैं, जो वहाँ पर हैरान होते हुए कहता है, भले ही ये हर्ब हो, लेकिन फिर भी वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरे साइड में जो उसकी वाइफ थी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन याद रखो कि विनम्र बने रहो और घमंड को कभी अपने मन पर हावी ना होने देना। फैंग उनकी इस बात को समझ के रूम से बाहर की तरफ निकलता है तो सामने की तरफ उसको सीनियर ब्रदर जियाओ दिखाई देते हैं, जो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, जूनियर ब्रदर जियाओ, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। मैंने सुना है कि तुम अपने क्यूआई स्टेज के फर्स्ट लेवल तक पहुंच चुके हो। फैंग उनकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, मैं बहुत लकी था। सीनियर ब्रदर जियांग इस बार उसकी गर्दन को पकड़ के उसके साथ खिलवाड़ करते हुए कहते हैं, लकी होना भी एक ताकत का हिस्सा है और मेरी राय में तुम्हारा टैलेंट शुरू से ही बुरा नहीं था। उनके इस तरह करने से फैंग के वहाँ पे हाल खराब हो चुके थे। वो वहाँ पर चिल्लाते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर जियांग, सीनियर ब्रदर जियांग, आप मेरा दम घोट रहे हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सीनियर ब्रदर जियांग फिर से अपनी ताकत को कंट्रोल करना भूल गए थे। वो वहाँ पर उसको छोड़ते हुए कहते हैं, अरे यार प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं सच में अपनी ताकत को कंट्रोल नहीं कर सकता। फैंग वहाँ पर गहरी सांस भरते हुए कहता है, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं जिंदा तो हूँ। साथ ही वहाँ पर अपने मन में सोचते हुए कहता है, खैर इस समय मैं जिस कल्टीवेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो दो गाइडेंस की कॉम्बिनेशन है और ये मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल बनाएगी। फिर भी मेरी प्रोग्रेस मेरी पिछली जिंदगी की तुलना में बहुत धीमी हो रही है। उस समय मेरी बीवी ने क्या कहा, या क्या ये हो सकता है कि मेरी कल्टीवेशन टैलेंट सच में बेहतर हो गया है। और इसी के साथ दोस्तों हमें 2 साल बाद दिखाते हैं, जहाँ पर कोई चिल्ला के कह रहा था, मियाओ किंग क्यूआई रिफाइनिंग के 7th लेवल तक पहुंच चुकी है। हमें एल्डर सू को दिखाते हैं, जो कि थोड़ा शॉक्ड होते हुए कहते हैं, उसके पास सच में सुपीरियर टैलेंट है और हम उसके फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए उसके रिल्म को सप्रेस करते हैं। फिर भी उसके लिए रिल्म से बाहर निकलना बहुत आसान है। उसकी बात सुनकर उसकी बीवी उसे बताती है, लेकिन उसकी तुलना में जो दूसरा लड़का है वो बहुत ज्यादा टेंशन में है। एल्डर सू वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहते हैं, उसके बारे में बात करने से मुझे गुस्सा आता है। तभी अचानक से मियाओ किंग वहाँ पर भाग के आते हुए चिल्ला के कहती है, मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया, जूनियर ब्रदर तुम कहाँ पर हो। और दोस्तों 2 साल बाद देखने में मियाओ किंग सच में पहले से बहुत ज्यादा बड़ी और खूबसूरत दिखने लगी है। दूसरे साइड में हमें अपने हीरो जियाओ यी फैंग को दिखाते हैं, जो कि उसके आगे ग्रीट करते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर ब्रेक थ्रू करने के लिए तुम्हें बहुत बधाई हो। मियाओ किंग जब उसकी तरफ देखती है तो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, अरे तुम तो अभी भी क्यूआई रिफाइनिंग के 4th लेवल पर ही क्यों हो। फैंग वहाँ पे झिझकते हुए कहता है, वो बात ये है ना, मेरी क्वालिफिकेशन बहुत खराब है। उन दोनों को इस तरह से चिपक के आपस में बात करते हुए देखकर जो एल्डर सू थे वहाँ पे खिसियाते हुए कहते हैं, 2 साल, क्या तुम्हें पता है मैंने उसके लिए 2 साल तक क्या किया है। उसने जितने ट्रेजर को इस्तेमाल किया है उससे तो मैं एक सुअर को भी उससे ज्यादा तेजी से कल्टीवेशन करा सकता था। एल्डर सू को भड़कते हुए देखकर उसकी बीवी समझाते हुए कहती है, अरे शांत हो जा मेरे गदाधारी भीम, शांत हो जा। अपनी बीवी की बात सुनकर एल्डर सू वहाँ पे शांत होते हुए कहते हैं, नहीं मैं पहले वापस जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि अगर मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं उसे पेल दूंगा। एल्डर सू की वाइफ उसकी बात को समझते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो चलो ठीक है, हम लोग साथ में चलते हैं। और अगले ही पल वो दोनों अपनी पावर को यूज करते हुए वहाँ से गायब हो गए थे। वो वहाँ पर गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, मास्टर यहाँ से क्यों चले गए। दूसरे साइड में हम मियाओ किंग को दिखाते हैं, जो कि उसको बड़ी प्यार भरी निगाहों से देखते हुए कहती है, अबे इन सब चीजों की परवाह कौन करता है कि वो बूढ़ा आदमी क्या सोच रहा है। जूनियर ब्रदर चलो खेलने चलते हैं।
फैंग वहाँ पे थोड़ा घबराते हुए कहता है, वो बात ये है, लेकिन मुझे अभी भी कल्टीवेशन करने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों म्याओकिंग तो ऑलरेडी अपने फैंग से बहुत पावरफुल हो चुकी है, जिस कारण से कि अपनी स्किल को यूज करते हुए उसने वहाँ पर फैंग को रोप में जकड़ लिया था और हवा में उड़ते हुए आगे की तरफ ले जा रही थी, जिसको देखकर फैंग चिल्ला के कहता है, हे सीनियर सिस्टर, ये तुम क्या कर रही हो? म्याओकिंग वहाँ पर हंसते हुए कहती है, ओफो सब कुछ ठीक है, वैसे भी तुम इतनी स्लो कल्टीवेशन करते हो और मुझे यकीन है अगर तुम एक दो दिन कल्टीवेशन नहीं भी करोगे तो ठीक है। क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें एक ग्रेट पैलेस ले जा रही हूँ। इतनी स्पीड में जाने के कारण फैंग के हाल वहाँ पे खराब हो चुके थे। वो वहाँ पे घबराते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर वहाँ पे घबराते हुए मन में कहता है, मैंने नहीं सोचा था दो टेक्निकों का कॉम्बिनेशन आगे बढ़ के इतना धीमा होगा। आखिर मेरी बीवी ने मुझे इतना समय क्यों दिया कि मैं एक रात में ही इसे हासिल करने में कामयाब हो गया। दूसरे साइड में हमें म्याओकिंग को दिखाते हैं जो फैंग को किडनैप करके आगे की तरफ ले जाते हुए कहती है, जूनियर ब्रदर, मैं और तुम और ज्यादा तेजी से उड़ने वाले हैं। उसको इतनी तेज स्पीड से जाते हुए देखकर फैंग वहाँ पे चिल्ला के कहता है, अरे मेरी माँ थोड़ा धीमे चलो। उसकी बात सुन के म्याओकिंग बोलती है, अरे यार मेरे आसपास होने से डरने की कोई बात नहीं है, जबकि असली डर तो यही है क्योंकि ये आसपास है। कुछ दूर आगे जाने के बाद में वो एक जगह पे देखते हुए कहती है, अरे आखिर ये क्या चीज है? और उस चीज को जानने के लिए म्याओकिंग तुरंत उस जंगल में वहाँ पर नीचे उतर गई थी। जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो म्याओकिंग सामने की तरफ देखकर हैरान होते हुए कहती है, ये क्या है? लेकिन फैंग तो दोस्तों अभी तक उल्टी ही आ रही थी, उसका सर चकरा रहा था। जो चीज म्याओकिंग ने देखी थी तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्केलेटन पड़ा हुआ था जिसके ऊपर का सारा गोश्त किसी ने खा लिया था। उसका ब्लड उसके स्केलेटन के ऊपर और देखने में ये बीस्ट बहुत ज्यादा जाइंट है। उस बीस्ट को चेक करते हुए फैंग कहता है, इसके घाव को देखो, ये एक अटैक में ही मारा गया। म्याओकिंग वहाँ पे खिसियाते हुए कहती है, ये एक ऐसा बीस्ट है जिसे वुयू पैलेस में पाला जा रहा था। कौन सा कमीना हमारे साथ में खिलवाड़ करने की हिम्मत कर सकता है? म्याओकिंग वहाँ पर गुस्से में अपने हाथ में एक बड़ी सी बॉल को निकाल लेती है। फिर वहाँ पे उस बॉल को आगे की तरफ फेंकते हुए कहती है, वाइटी मैं तुम्हें चुनती हूँ। लग रहा है दोस्तों यहाँ पर पोकेमॉन शुरू होने वाला है। म्याओकिंग की बात सुनते हुए वाइटी बाहर निकल आया था और उस बीस्ट को वहाँ पर सूंघ रहा था। उसको देखकर म्याओकिंग कहती है, जल्दी करो और जिस किसी ने इसे मारा है उसको ढूंढो। फैन वहाँ पर उस बीस्ट की तरफ देखते हुए कहता है, सीनियर सिस्टर, ये गेल वुल्फ कम से कम QI रिफाइनिंग के 5th स्टेज पर है। देखने में तो ऐसा लग रहा है किसी ने बहुत ज्यादा पावरफुल चीज से इसके साथ ऐसा किया हो। म्याओकिंग वहाँ पर बड़े एटीट्यूड में कहती है, चिंता मत करो, हम पहाड़ी के पीछे हैं और सभी पावरफुल बीस्ट को मेरे पेरेंट्स ने बहुत पहले ही वहाँ से हटा दिया है। कुछ बचे हुए बीस्ट मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो लोग बात कर रहे थे तभी वाइटी को सामने की तरफ कुछ सेंस होता है, जिस कारण से कि म्याओकिंग वाइटी का पीछा करते हुए अपने हीरो का हाथ पकड़ के आगे की तरफ जाते हुए कहती है, जल्दी चलो, ऐसा लगता है कि वाइटी को वहाँ पर कुछ मिला है। जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे म्याओकिंग सामने की तरफ देख के हैरान होते हुए कहती है, वाइटी अपने बड़े रूप में वापस आ गया है। दूसरे साइड में वाइटी दोबारा से दोस्तों वही बड़े फॉर्म में आ गया था। उसको देखते हुए म्याओकिंग बोलती है, वाइटी आखिर क्या है वहाँ पर? और वाइटी सामने की तरफ देखकर बहुत ज्यादा रोर कर रहा था। तो वहाँ पर दोस्तों बहुत ढेर सारे ब्लैक भेड़ियों को किसी ने मार दिया था। इतने ढेर सारे भेड़ियों के ऐसे हाल देखकर म्याओकिंग वहाँ पर शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या सच में कोई ऐसा कर सकता है? जब वो लोग आपस में बात ही कर रहे थे तभी अचानक से म्याओकिंग के जस्ट पीछे एक ब्लैक कलर की स्नेक टेल उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी। लेकिन अपने हीरो को वहाँ पर सेंस हो जाता है और वो पीछे की तरफ देखते हुए म्याओकिंग के हाथ को पकड़ के तुरंत वहाँ से जंप लगा दिया था, जिस कारण से कि उस ब्लैक टेल के अटैक से वो दोनों वहाँ पर बच जाते हैं। म्याओकिंग को बचाते हुए अपना हीरो उससे पूछता है, सीनियर सिस्टर क्या आप ठीक हैं? दूसरी तरफ हमें म्याओकिंग को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर खांसते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन उतनी ही देर में दोस्तों अचानक से जो उसका वाइटी था किसी ने उसके ऊपर इतना पावरफुल अटैक किया था, वो पेड़ों को तोड़ता हुआ धड़ाम से पीछे जाकर लड़ता है। अपने वाइटी के ऐसे हाल को देखकर म्याओकिंग घबराते हुए कहती है, वाइटी! इतने पावरफुल अटैक प्रेशर के कारण जो वाइटी था दोबारा से दोस्तों अपने छोटे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको हारते हुए देखकर म्याओकिंग उसको दोबारा से अपने वही पोकेबॉल वाली बॉल में वापस बुला लेती है। लेकिन अपना हीरो फैंग सामने किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है, वहाँ ऊपर की तरफ देखो। और म्याओकिंग के हाल भी दोस्तों बिल्कुल वैसे ही हो गए थे, क्योंकि जब वो ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा जाइंट स्नेक अपने मुंह में एनर्जी का एक स्पिरिचुअल अटैक रेडी कर चुका था उनके ऊपर अटैक करने के लिए।
जिस चीज को देखते हुए म्याओ किंग तुरंत अपने हाथों में स्वॉर्ड को अपेयर करते हुए कहती है, धत तेरे की, ये तो बहुत बड़ा जायंट स्नेक है। और उसके ऐसा करने के साथ में ही म्याओ किंग के चारों तरफ दोस्तों 7 तलवारें अपेयर हो गई थी। वो अपना एक स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है, इल्यूजन स्वॉर्ड। और देखने में तो लग रहा है कि इसका अटैक बहुत पावरफुल होगा। म्याओ किंग वहाँ पर अपने अटैक को रेडी करते हुए जो अटैक स्नेक ऊपर से नीचे किया था वो सीधे उन स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स को उस अटैक के ऊपर थ्रो कर देती है। उन दोनों अटैक का आपस में टकराने के कारण बहुत बड़ा धमाका होता है, साथ में एनर्जी रिलीज होने लगी थी। फ्रैंक वहाँ पे थोड़ा घबराते हुए कहता है, ये बहुत बुरा हुआ, ये धुआं बहुत जहरीला है। म्याओ किंग के भी इतने पावरफुल अटैक करने के कारण हाल बुरे हो चुके थे, जिस कारण से वो ढीली होते हुए कहती है, जूनियर ब्रदर, मैं अपने लिमिट तक आ चुकी हूँ। उसको लड़ाई के बीच में इस तरह टेढ़ा होते हुए देखकर फ्रैंक घबराते हुए कहता है, तुम लड़ाई के बीच में सो नहीं सकती हो। फ्रैंक जब उसको संभाल ही रहा था तभी अचानक से उनके जस्ट पीछे से वही काला स्नेक करता हुआ दोस्तों उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। फैंग वहाँ पर उसको ऐसा करते हुए देखकर चिल्ला के कहता है, अब हमारी बारी है। और इसी के साथ सामने की तरफ कोई देखते हुए कहता है, हम तुम्हारे करीब आने के इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो स्नेक उनके करीब आता है तो अचानक से दोस्तों ज़ियाओ किंग वहाँ पर अपना एक फॉर्मेशन स्किल को एक्टिवेट करते हुए उस सांप के चारों तरफ अपनी बहुत बड़ी बड़ी स्वॉर्ड्स का एक फॉर्मेशन बना दिया था ताकि वो उसको वहाँ पर जकड़ सके। दूसरी तरफ वो सांप भी कोई कमजोर बीस्ट नहीं था। जब ज़ियाओ किंग ऐसा कर रही थी तो वो भी अपना पूरे की पूरी जान लगा रहा था। वो वहाँ पर जोर जोर से रोर कर रहा था, जिस कारण से कि उसका पावर प्रेशर पूरी जगह पे रिलीज होना स्टार्ट हो गया था। और कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है ज़ियाओ किंग के उस फॉर्मेशन के कारण वो चारों तरफ से रबर बैंड के तरीके दोस्तों बंध चुका था। वो स्नेक खड़े होने की तो बहुत कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा था। दोस्तों इसके आगे के एपिसोड और ज्यादा बिंदास होने वाले हैं। अगर आपको ये न्यू वीडियो देखने में मजा आई है तो प्लीज गाइस ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको वीडियो कैसी लगी। जितने ज्यादा मेरे पास नेक्स्ट पार्ट के कमेंट आएंगे उतनी जल्दी मैं लेके आऊंगा। और दोस्तों मेरी तबीयत खराब होने के कारण वीडियो इस बार लेट हो गई, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।